बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक येत्या 15 तारखेला होणार आहे। त्याकरिता बोरिवलीत आमचे भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महायुतीचे ज्यांना भाजपने तिकीट दिले असे 6 उमेदवार आपल्या समोर आहेत। प्रभाग क्रमांक 9 मधून शिवानंद शेट्टीजी आहेत, 13 मधून राणी द्विवेदी निगोट आहेत, 14 मध्ये ॲडव्होकेट सीमा शिंदे, 15 मध्ये जिग्नाशा शाह, 16 मध्ये श्वेता कोरगावकर परब, 17 मध्ये डॉक्टर शिल्पा संगोरे। उमेदवारी घोषित झाल्यापासून सतत लोकांमध्ये जाऊन त्यांचा आशीर्वाद घेण्याचा काम आतापर्यंत चालू आहे। आता शेवटचे जे 3-4 दिवस आहे त्यामध्ये पत्रकार मित्रासमोर सुद्धा आमच्या उमेदवारांची थेट भेट झाली पाहिजे असं माझ्या मनात होतं आणि त्याकरता आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सचं प्रयोजन केलं। आमचं वचननामा तुम्ही बघितलं असेल। या वचननाम्यामध्ये बोरिवलीचा जो इन्व्हॉल्वमेंट आहे तो फार महत्त्वाचा आहे। म्हणजे कोस्टल रोडबद्दल बोललं जात आहे तर मला आनंदाने सांगावं लागतं की बोरिवलीमध्येच L&T कंपनीने काम सुरू केलं आहे चारकोप सेक्टर 8 मध्ये आणि आता इथून ते 4 वर्षांनंतर नरिमन पॉईंट जायला फक्त 45 मिनिटं लागणार आहे किंवा वसई विरारला जायला 15 ते 20 मिनिटं लागतील। म्हणजे सगळ्यांचा प्रवास सुकर होणार आहे। थोडं पुढे आल्यावरती बोरिवली जेटीचं काम जोराने सुरू आहे। त्याच ठिकाणी इंडियाचं पहिलं मँग्रोव्ह पार्क रेडी आहे। पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने त्या मँग्रोव्ह पार्कचं नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मी दिला आहे आणि याच महिन्यात त्याचं आम्ही उद्घाटन करून लोकांसाठी तो पार्क उपलब्ध करून देणार आहोत। बोरिवलीतले 92 रस्ते या मान्सूनच्या आधीच CC कंप्लीट झाले, म्हणजे सिमेंटीकरण झालं आहे। आता सध्या मान्सून झाल्यानंतर पोस्ट मान्सून 32 रोडचं काम सुरू आहे, 28 मायनर रोडचं सुरू आहे। मागच्या पावसात एवढा पाऊस पडूनसुद्धा कुठेही जलभराव झालं नव्हतं आणि या मान्सून नंतर बोरिवलीतले सगळे रस्ते सिमेंटचे होतील। पुढच्या 20-25 वर्षाकरता हे रस्ते खड्डेमुक्त होणार आहे आणि नाला आहे, गटर आहे, हे सगळं आम्ही साफ करून बोरिवलीकरांना पावसातसुद्धा हे कुठलाही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणार आहोत। बोरिवली स्टेशन समोरचा भाग ज्याला बोरिवली पॅटर्न आपण म्हणतो, 1 वर्षापेक्षा जास्त झालं आपण हॉकरचं अतिक्रमण जे होतं त्यापासून मुक्त केलं आहे। त्याची चर्चा फक्त बोरिवलीत नाही तर मुंबईभर होते। या पॅटर्नला मीडियाच्या मित्रांनीसुद्धा ॲप्रिशिएट केलं आहे। महावीर नगरला सुद्धा हॉकरच्या विरोधात आम्ही मोठी कारवाई केली। बोरिवली रेल्वे स्टेशनचं नूतनीकरण, सौंदर्यीकरण हे डिसेंबर 2026ला अमृत योजनेअंतर्गत होणार आहे। त्याचप्रमाणे बोरिवली ईस्टमध्ये कस्तुरबा मार्गच्या समोर जो बॉटलनेकचा इश्यू आहे तिथे जे एन्क्रोचमेंट आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। समोर BMCची जागा आहे ते आम्ही अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतर दहिसर, मागाठाणे, बोरिवली पूर्व या भागातील जवळपास 10 लोकांना रोज बोरिवली येताना जो त्रास सहन करावा लागतो ट्रॅफिकचा तो कमी होणार आहे। बोरिवली ब्रिजचं काम जे 5 वर्षापासून थांबलं होतं ते काम आम्ही सुरू केलं आहे। मल्टिपल एजन्सी याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशनसाठी मी पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्याबरोबर सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली। केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवजींना भेटलो आणि हा ब्रिज करताना बोरिवलीकरांना त्रास होऊ नये म्हणून पहिला कोरा केंद्रवरून ते हायवेला आणि हायवेवरून ते कोरा केंद्रला असे 2 वर्टिकल रेडी होणार आणि त्याच्यानंतर हा रेल्वेचा ब्रिज तोडण्यात येईल। थोडं पुढे गेल्यावरती टनेलचं काम सुरू झालं आहे। तुम्ही बघत असाल तर मागाठाणे बस डेपोच्या मागे जी वस्ती आहे त्याची शिफ्टिंग झाली आहे आणि बोरिवली ओबेरॉय स्काय सिटीच्या समोरून एकदा आपण टनेलमध्ये घुसलो की 20 मिनिटात ठाणे, भाईंदर आणि ते भांडूप आणि मुलुंडला आपल्याला जाता येईल किंवा ठाण्यातून बोरिवलीला आता 20 मिनिटांनी आपल्याला पोचता येईल। आपलं जे मेट्रो आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पार्ल्यात पुतळा आहे तिकडे तो एअरपोर्टला कनेक्ट होत आहे आणि म्हणून एअरपोर्टला जायलासुद्धा आता आपण मेट्रोने जाऊ शकतो। म्हणजे बोरिवलीकरांचा प्रवास सुखमय होणार आहे। देवेंद्रजीने सूचना केली की प्रत्येक लोकल आता AC होणार आहे आणि हे करत असताना आम्ही कुठल्याही
फेअर वाढवणार नाही आहोत, म्हणजे याच किमतीत आपल्याला मेट्रोसारख्या डब्यांचं किंवा लोकल AC होणार आहे त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना घेता येईल. प्रखरतेने हिंदुत्वाची भूमिका ठेवली आहे. आमच्या सर्व उमेदवारांनी त्याच्या पत्रकामध्ये हिंदुत्व व विकास या मुद्द्यावरतीच भर दिला आहे. कारण हिंदू म्हणून आम्ही आहोत तरच त्या विकासाला अर्थ आहे. जर हिंदू म्हणून आम्ही नाही तर विकास करून बांगलादेशसारखी परिस्थिती झाली तर आम्ही काय करू शकतो. आणि म्हणून आमदार म्हणून निवडल्यानंतर प्रखरतेने बांगलादेशी लोकांच्या विरोधात, रोहिंग्यांच्या विरोधात मी भूमिका घेतली. मी बोललो होतो बोरिवलीचं बांगलादेश होऊ देणार नाही आणि त्याप्रमाणे डे फर्स्टपासून रोडच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, गार्डन्समध्ये आणि प्रायव्हेट साईडवरती मोठ्या प्रमाणात जे बांगलादेशी रोहिंग्या आहेत त्यांच्या विरोधात मोहीम आखली. लोकांनी सुरुवातीला मला सांगितलं बांगलादेशी आहेत कुठे, पण जेव्हा कारवाई होऊ लागली तेव्हा लक्षात आलं की आपल्या अवतीभोवती हॉकरच्या स्वरूपात, लेबरच्या स्वरूपात भरपूर मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी लेबर आले. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं अभिनंदन करीन की नवीन AI टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हे जे बांगलादेशी लोक बोगस आय कार्ड बनवून, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड बनवून आपल्या देशात काम करत आहेत ते आयडेंटिफाय होणार आहे. 70% ॲपचं काम रेडी झालं आहे. तर मी विश्वास व्यक्त करतो की असं झाल्यानंतर किमान बोरिवलीतून, कारण आम्ही सुरुवातीपासूनच ही भूमिका घेतली होती, या भूमिकेचा आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये समावेश झाला आणि म्हणून आनंदाची गोष्ट आहे की या भूमिकेला ॲक्सेप्टन्स मिळालेला आहे. त्याशिवाय बोरिवली ही हिंदुत्वाची भूमी आहे, सनातनची भूमी आहे, भाजपचा गड आहे, महायुतीचा गड आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की 6 उमेदवार भाजपचे आणि शिवसेनेची आमची संध्या दोशी, आमचे 7चे 7 उमेदवार जे आहेत ते प्रचंड बहुमताने विजयी होतील. मुंबईचा महापौर आमचा होईल. उत्तर मुंबईचा त्याच्यात फार मोठा सहभाग असेल आणि बोरिवली 100% मुंबईचा महापौरपर्यंत आपला कॉन्ट्रीब्युशन देणार आहे. हेच मनोगत तुमच्याशी व्यक्त करायचं होतं आणि एक भूमिका बोलण्यासाठी मी आज विशेष करून या प्रेसचं आयोजन केलं. जेव्हा देवेंद्रजीने सांगितलं की मुंबईचा महापौर हा महायुतीचा होणार, मुंबईचा महापौर हा मराठी होणार, मुंबईचा महापौर हा हिंदू होणार, तेव्हा अनेक लोकांनी प्रश्न विचारलं की हे असं का बोलले. तर आत्ताच एक केस मी तुमच्यासमोर आणणार आहे. फक्त आपल्या गच्चीवरती बिल्डिंगमध्ये झेंडा लावला रामाचा आणि त्यामुळे त्याला मारलं गेलं. त्याच्या डोक्यावर आइए, आप दोनों आइए. त्यांचं पाप एवढंच आहे की मकर संक्रांती आज आहे. काल ते टेरेसवर झेंडा लावत होते जय श्रीरामचं. तर तिकडे एक मुस्लिम आला आणि त्याने सांगितलं हे झेंडा क्यों लगाया, आणि त्याच्यानंतर आई बहिणीवर शिवीदिली, त्यांच्या जातीवरती शिवी दिली आहे. तिथे सर्व भगिनी आहेत, मी त्या शब्दांचा उल्लेख करू शकत नाही. पण मुंबईत जय श्रीराम नाही बोलणार तर काय पाकिस्तानमध्ये बोलणार. आणि म्हणून मुंबईच्या मतदारांना माझी अपील आहे की जर मुंबईत सन्मानाने जगायचं असेल, तर हिंदू म्हणून जगायचं असेल तर मतदान करताना नेहमीच अशा उमेदवारांना मतदान केलं पाहिजे जे हिंदू म्हणून तुम्हाला सुरक्षित ठेवतील. मी थोडक्यात या दोन्ही मुलांना काय त्यांच्याबरोबर झालं हे बोलण्याची विनंती करतो. बताइए. डायरेक्ट उसने बामू लेके मेरे को मारा सर पे डायरेक्ट. बाद में झंडा लेकर तोड़ा, फिर मेरे भाई बीच में आया, उसको भी मारे. पूरे घर में घुस के मेरी वाइफ को भी मारा. 15 दिन की सर्जरी किया, लड़की है उसको भी गिरा दिया नीचे से. वो भी घर पे जाके बीमार है पूरे. कौन लोग थे? वो मुसलमान थे. वो लोग कहाँ का वाक़या? उधर ही 4 नंबर गली के दौलत नगर पे. वो लोग का दादागिरी 2 साल से इतना चल रहा है कि दुकान वाले को, जिसको उसको किसको भी मारते रहते वो लोग. ऐसा नहीं कि एक को भी छोड़ते. आज हमारे तक आ गए. साहिल है मुलानी और एक साजिद नायर. कितने जन थे? वो लोग 10-12 जन थे. वीडियो भी है मेरे पास. ये कभी का घटना है? कल 5:30 बजे का था. तो पुलिस स्टेशन आप लोग गए कल से हम लोग. पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया क्या मिली? एक्शन हुआ कुछ कि भी नहीं अभी तक. कुछ ये नहीं. वो लोग बाहर ही, अभी भी हम लोग गए थे ना तो बाहर ही बैठे वो लोग लड़के लोग. वो लोग कितनी दादागिरी कुछ करते भी नहीं, क्योंकि वो लोग वो गांजा गरज वो बेचते, वो लोग को हफ्ता जाता है वहाँ पे, तो हमारा कुछ सुनते ही नहीं वो लोग.
पुलिस को हफ्ता जाता है। आज जाता ही है ना, तो इसके लिए तो एक्शन नहीं ले रहे वो लोग, बाहर ही बैठे अभी तो तक। पुलिस ने एफआईआर भी लिया है कि नहीं एक इस बार बात? लिया है खाली, वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं खाली। ये देवी पूजक समाज के लोग हैं, अपने घर पर ध्वज लगाकर ये पतंग उत्सव की शुरुआत करते हैं, ये परंपरा है। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने की परंपरा अपने देश में है और ध्वज पूजन करके ये लोग बराबर है बराबर। उसकी शुरुआत करते हैं। ये इनका कोई अपराध नहीं। मुंबई में क्या हम भगवा नहीं लहरा सकते? क्या मुंबई में जय श्री राम नहीं बोल सकते? और अगर किसी की इतनी हिम्मत दहीसर बोरीवली में हो रही है कि जय श्री राम की पताका लगाई है, तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार का हमला किया जाता है तो हमला मुझे बर्दाश्त नहीं। और इसके लिए साहिल इरफान मुलानी हो या इरफान अब्दुल मुलानी हो या रेहाना और खुदाली मुलानी हो, इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई है। मैं यहाँ से पुलिस को कह रहा हूँ कि उनको पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। वो अपनी सारी पूजा विधि जिस प्रकार से करना चाहता है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और अपने बिल्डिंग पे अगर वो कोई काम कर रहा है तो इस पे इस प्रकार की दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो अगर फेमस है कोई, अगर माफिया है, रिक्शा चला उसकी दहशत है और पत्रकारों को भी पता है कि वो बहुत फेमस है, तो मैं पुलिस को यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि ऐसे फेमस लोगों की जगह ऑर्थर रोड जेल में होनी चाहिए और न कि दहीसर बोलीवली के रास्ते पे होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं की तो परसों चुनाव है और इसके लिए मेरा कुछ संयम है। मैं उसके बाद उनके खिलाफ स्वयं उग्र आंदोलन करूंगा। हम रास्ते पर उतर सकते हैं, हम भी सामान उठा सकते हैं। हिंदू के रक्षण के लिए आवश्यकता पड़ी तो जो काम करना चाहिए वो करेंगे, लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि हमें मजबूर न होना पड़े। हिंदू मजबूर नहीं रहेगा, हिंदू मार नहीं खाएगा। और अगर इस प्रकार से किसी ने हिम्मत की है तो वो रैला हो कि रैली हो, उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। मैंने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है और मीडिया के माध्यम से पूरे मुंबई को भी अवगत कराता हूँ कि मुंबई के फुटपाथ पर, मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर ये लोग जो कब्जा करके मुंबई को असुरक्षित करने का प्लान कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुहिम करने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हमारे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके परिवार को मारा जाता है, हत्या की जाती है। ये घटना देखकर हमने सीखना चाहिए और मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों भाई हमारे सामने, मुंबई के सामने आज एक मिसाल के तौर पे है कि मतदान करते समय सजग रहना है, मुंबई के हित के लिए बात करना है, हिंदुत्व के लिए मतदान करना है और उसके बाद विकास की बात करना है। सर, ऐसे मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए पुलिस का काम है। कल 5:30 बजे एफआईआर हो गया था, तो अभी तक आरोपी जो है गिरफ्त में होना चाहिए। जब जरूरी नहीं है ना कि कोई पॉलिटिशियन वहां पे जाके दबाव डाले तो ही ये पुलिस काम करे। इतनी ढीली आखिर पुलिस प्रशासन क्यों है? मेरे पास 45 मिनट पहले ये विषय आया और मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की है। आपके सामने इस मुद्दे को लेके आया हूँ और मैं भी देखूँगा जनप्रतिनिधि करके जनप्रतिनिधि होता क्या है। जब वो कहीं असहाय कोई सामान्य जन महसूस करता है तो वो जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे जाता है और ये मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से असहाय है तो उसकी मदद करना चाहिए। मैं वाघेला बंधुओं की पूरी मदद भी करूँगा, पूरा सहकार्य भी करूँगा और ये मैसेज भी दूंगा कि हिंदू मुंबई में सुरक्षित ही है। इस मैटर पे एफआईआर कल ले ली गई थी या फिर ये बात आप तक आने के बाद इस पर कोई कार्रवाई? नहीं, एफआईआर हुई है। एफआईआर की कॉपी मैं आपके पास दिखाता हूँ, लेकिन अरेस्ट जो होनी चाहिए, ये इनका स्टेटमेंट है, अरेस्ट जो होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं है। पुलिस इतनी दिरंगाई क्यों कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनाव के पहले इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, न कि खुले में होनी चाहिए। सर ऐसा कहा उभाटा के लोगों ने भगवा कलर बदल के हरा छोला पहन लिया है और इसके लिए अब उनकी मजबूरी है कि इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवाय मुंबई में अपना अस्तित्व बचाने का पर्याय नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सभी हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम उनके विचारों की तिलंजलनी नहीं जल करने देंगे। हम हिंदुओं के साथ रहेंगे। जिस प्रकार से बाबा साहेब ठाकरे ने दंगों के समय हिंदुओं की रक्षा की थी, कर्तव्य है जनप्रतिनिधि के नाते हम भी हिंदू के हित के लिए खड़े रहें। में सरकारी जगह यानी अपने बाप की, वहाँ पर या तो मुर्गी की एक जाली रख दो, वहाँ पर कसाई खाना खोल दो या वहाँ पर मजार बना दो। बोरीवली में भी एक ऐसा मजार था। मैंने पूछा कौन से बाबा थे,
किसी ने देखा क्या उस बाबा को? वो आज तक कभी किसी को मिले थे क्या? किसी को कुछ भला किया था? पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं, पूरा बोरीवली नहीं जानता। लेकिन 18 गुंटे पे बाबा ने मजार पे कब्जा कर लिया था। अगर इसी प्रकार से लैंड जिहाद होता रहेगा तो बोरीवली की डेमोग्राफी भी बदलेगी जल्दी। और मैंने उसको उद्ध्वस्त भी किया। और ऐसे हर सरकारी जगह पे गोंडी में 32,000 स्क्वायर फुट की मजार का मैंने उल्लेख किया था जो तीसरे माले पर थी। आदमी मजार के लिए कितनी जगह होती है? 6 बाय 4 की जगह होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले 32,000 स्क्वायर फुट की मजार बन गई। मजार तीसरे माले पे चली गई और नीचे दुकानें और मस्जिद खुल गई। इस प्रकार से अगर हमारी सरकारी जगह पर अतिक्रमण होगा तो ये बहुत बड़ा लैंड जिहाद है। इसको हिंदू असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अब हिंदू आवाज़ बनकर सामने खड़ा हो रहा है। मैंने माहिम में देखा कि लोग कैंपेन करते समय कह रहे हैं जिन्होंने हमारा अजान बंद कराया उनके विरोध में मतदान करो। भैया, हमने बंद नहीं कराया, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, वहाँ से निर्देश आया। तो क्या इनकी आस्था इस देश के न्याय व्यवस्था में नहीं है? क्या इस देश की न्याय व्यवस्था में ये यकीन नहीं रखते, उसके आदेश में विश्वास नहीं रखते? अगर इस प्रकार से धार्मिक उन्माद ये लोग फैला रहे हैं तो मुंबई में जिस प्रकार से हमने कहा है उनकी साजिश होगी कि खान कोई मुंबई का महापौर हो। लंदन में हुआ, अमेरिका में हुआ, वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, लेकिन मुंबई के हम सब जागरूक हैं। हम कतई यहाँ का महापौर खान नहीं होगा इसकी चिंता करेंगे। हम मुंबई का महापौर हिंदू ही बनाएंगे। सर, आपने पुलिस को इशारा दिया, मगर होम मिनिस्ट्री तो सीएम साहब के अंदर है। इस तरह से पुलिस सपोर्ट नहीं करती तो हमारा पकड़ नहीं है क्या होम मिनिस्ट्री? देखिए, हर छोटी छोटी घटना पे तुरंत जब तक उनके निर्देश में नहीं जाएगा, मैं ये घटना आने के बाद आपके माध्यम से भी सीएम साहब के पास पहुंचाऊंगा और ये हिंदू परिवार सुरक्षित होगा। और मकर संक्रांति आज से जो शुरू हुई है, हर कोई खुशी खुशी बिना डर के मकर संक्रांति मना भी पाएगा और पतंग भी उड़ा पाएगा, इसकी चिंता करूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के राज में मुंबई सुरक्षित है। जब से वो मुख्यमंत्री बने मुंबई में कोई भी आतंकवादी घटना घटी नहीं। मुंबई में ब्लास्ट का पुराना सिलसिला रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के बनने के बाद मुंबई में अब किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन दबी आवाज़ में कहीं न कहीं ये लोग उफड़ने की कोशिश करते हैं। उनको दबाने का काम हम जैसे जागरूक जनप्रतिनिधि करते रहेंगे। घटना होम मिनिस्ट्री है, इसका अर्थ कहीं अपराध नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अपराध होता है तो सजगता से उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लड़ना, उस पर अंकुश लगाना, ये हम सबका कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि डिपार्टमेंट ड्रग्स गांजा इस तरह के अगर आम आदमी बता रहा है तो ये क्यों नहीं रुक रहा है? ड्रग्स के खिलाफ या शराब के खिलाफ की मुहिम की बोरीवली में हमने शुरुआत की। मुंबई में एक ऐसा स्थान कहीं पर होगा तो बोरीवली है, जहां पर वाइन शॉप के सामने फुटपाथ में शराब पीने की खुली सिस्टम चल पड़ी है। मैंने बोरीवली में पूरे वाइन शॉप के बाहर फुटपाथ पर शराब पर बंदी लगाई। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शपथ लिया कि अगले 1 साल में हमारे पास 58 से अधिक उद्यान हैं बोरीवली में। इन उद्यानों में भी रात को अंधेरा होने पे लोग शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। खुलेआम रोड पर गांजा मिल रहा है, वैप एक नया सिगरेट आया है वो मिल रहा है, ड्रग्स लेने के सामान खुलेआम रास्ते पे अवेलेबल है। इसके खिलाफ मुहिम उठानी चाहिए। कौन करेगा इसके इंतज़ार न करते हुए हमको पहल उठाना है और इसलिए हमने अपने सभी सहकारियों के साथ बोरीवली में इस पहल की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है इस विषय को लेकर मुंबई के सभी जनप्रतिनिधि या महाराष्ट्र के सभी जनप्रतिनिधि उतने ही संवेदनशील है, क्योंकि इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व पैसा इतना बड़ा है कि अपराधी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये हमारी अगली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे जनरेशन को व्यसन मुक्त होने के लिए अच्छे जिम की आवश्यकता है। बोरीवली में हम जिम बनाने वाले, अच्छे उद्यान की आवश्यकता है, अच्छे मैदान की आवश्यकता है, ताकि युवा स्वस्थ रहे और इन सब चीज़ों से दूर रहे। सर, हर बार हिंदू को टारगेट बना के मुद्दा बनाया जाता है। लास्ट टाइम भी मकर संक्रांति के दिन और रामनवमी के दिन देखा गया मालवनी में बहुत बड़ा हिंसा हो गया था। तो इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरीके हिंदू को टारगेट करके बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, माहौल खराब करते हैं? देखिए, सारे लोग मुंबई पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। बार बार चुनाव आने पर उभाटा के लोग ये जरूर कहते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में बोलेंगे तो कुछ लोग मुंबई पर अपना कब्जा धर्म के आधार पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ से लेकर रोड तक कब्जा, सार्वजनिक जगहों पर कब्जा,
हमारी बहन बेटियों के साथ उनको फुसलाकर उनका धर्मांतरण, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिव-इन लाइसेंस आपके सामने प्रस्तुत किया था। पिछले महीने भर में 4 लड़कियों को घर वापसी करने में मुझे कामयाबी मिली है। साल भर में 25 से ज़्यादा लड़कियां जो भागी थी, आपको हैरानी होगी, इंस्टाग्राम पे धर्मांतर किया जाता है। लड़कियां कभी कभी घर में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण बह जाती हैं, उनका सही तरीके से प्रबोधन करने की आवश्यकता होती है, और कहीं हम कम पढ़ते हैं तो इस प्रकार का होता है। लेकिन वो उसके लिए पूरा उनका इकोसिस्टम है, पूरे पैसे से लेके हर चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन की, रहने की सारी व्यवस्था की जाती है कि किस प्रकार से जैन, गुजराती, मारवाड़ी, ब्राह्मण लड़कियों को फुसलाया जाए, बरगलाया जाए, उनका धर्मांतर किया जाए और उनको भगाकर उनकी शादी कर दी जाए। शादी भी किस प्रकार से कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं कि उस लड़की का उस आदमी के किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर शादी करनी है तो विधिवत करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करके शादी करना ये संविधान के खिलाफ है, देश की कानून के खिलाफ है, और इसके लिए मैंने इसके बारे में आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाता रहूँगा। सर, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, वो बात सही। जयेश भाई, आपने 2 प्रश्न पूछे और एक उसमें वस्तुस्थिति का जिक्र किया। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके नेता हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हम सबके नेता हैं, और उनके काम पर, उनके विचार पर पूरा देश उनका समर्थन करता है, और इसलिए हमें मत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की पुण्याई है, कमल की पुण्याई है। हजारों कार्यकर्ताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी हों, अडवाणी जी हों, ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने इस पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दिया है, और आज लोगों के मन में काम के आधार पर, सेवा के आधार पर हमने अपना स्थान बनाने में कामयाबी पाई है। आपने बात की कि नॉन मराठी वोट जो है वो कहीं इनसिक्योर महसूस करता है। मैं आपको खुलकर कहना चाहता हूँ, मुंबई का हर नागरिक, वो मराठी भाषी हो या नॉन मराठी हो, सामान्य मुंबईकर देवेंद्र जी के राज में सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से भाषा के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मुंबई लड़ने को तैयार नहीं, ये मुंबई में आग लगने को तैयार नहीं। मुंबई का युवा ये विकास चाहता है, मुंबई का युवा ये आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, मुंबई का युवा ये मुंबई आर्थिक केंद्र बने, इस दिशा में, इस सपने को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पर देश की सारी संस्थाएं यहाँ पर आएँ, आर्थिक संस्थाएं यहाँ पर आए, ऐसा उसके मन में है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स यहाँ पर आए, ऐसा उसके मन में है, और उसके लिए चाहने के बावजूद भी विरोधियों के मुंबई में आग नहीं लग रही है। मुंबई हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के शासन में, एकनाथ शिंदे जी के शासन में सुरक्षित है। हर मुंबईकर सुरक्षित है। एकाध चिटपुट घटनाएं लाकर उसको बार बार मीडिया में दिखाकर एक भय निर्माण करने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन सामान्य मुंबईकर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने 3 प्रश्न पूछा था, 2 कर दिया मैंने। अच्छा ठीक, के बारे में नहीं बताया। हाँ, मैं तो बता रहा था विनोद भाई, एक आपने पहला सुझाव दिया था मोदी जी का, तो निश्चित हमारे नेता है, मैंने कहा। तीसरा बात रीडेवलपमेंट के, तो कल हमने जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया तो पहले हाउसिंग जिनके पास है, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई का सामान्य मुंबईकर मुंबई के अंदर कैसे रहे, इसकी चिंता करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स में हर्डल है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में उस दिन बताया था। बीडीडी चाल हो, ये बनाने वाले हम ही हैं, पतरा चाल में घर देने वाले हम ही हैं। मैंने स्वयं में एक संकल्प लिया है।